नमस्कार दोस्तों। आपने एक शब्द तो जरूर सुना होगा, आत्मघाती है। और आत्मघाती उसे कहा जाता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद का नुकसान कर लेता है। और राजनीतिक रूप से आजकल यही काम शायद नरेश मीणा कर रहे हैं। और नरेश मीणा के प्रति लोगों की जो सहानुभूति समरावता कांड के बाद में उपजी थी, वह सहानुभूति 12 अंता का उपचुनाव लड़ने के बाद नरेश मीणा के जो बयान है, नरेश मीणा का जो भाषण है, नरेश मीणा का जो राजनीतिक तरीका है, उसे लेकर वह सहानुभूति धीरे धीरे लोगों में खत्म होती जा रही है। लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिरकार नरेश मीणा को क्या हो गया है कि वे खुद की राजनीतिक राह मजबूत करने की बजाय खुद की राजनीति के अंदर कांटे बो रहे हैं। और वे लगातार अब सामाजिक रूप से जो सौहार्द है, जातिगत सौहार्द है, उसमें कहीं ना कहीं टकराव की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। वे जहां भी जाते हैं, जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उन बयानों के बाद में धीरे धीरे कुछ जातिगत विद्वेष की जो स्थितियां बनने लगी, उसका नुकसान कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वे किसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे बाद की बात है। उन्हें खुद को कितना नुकसान हो रहा है, शायद इस बात का अंदाजा वे खुद नहीं लगा पा रहे हैं। दरअसल अंता 12 उपचुनाव से पहले की स्थितियां समझ लीजिए कि जब समरावता कांड हुआ था, तो कांग्रेस के कितने नेता थे जिन्होंने नरेश मीणा के पक्ष में बयान दिया था। उनमें चाहे हरिमोहन शर्मा हो, उनमें चाहे अशोक चांदना हो, उनमें प्रहलाद गुंजल ने तो पूरी लड़ाई लड़ी थी, या अन्य नेता हो। अगर किसी नेता ने नरेश मीणा के पक्ष में बयान नहीं दिया था, कोई चर्चा नहीं की थी, तो वे सचिन पायलट थे। आप उठा के देख लीजिए, एक भी बयान सचिन पायलट का नरेश मीणा को बचाने में या समरावता कांड के खिलाफ या नरेश मीणा के पक्ष में आया हो तो कोई बता दे। वह नहीं था। वह एक अलग स्थिति थी और नरेश मीणा के पक्ष में हजारों लोग खड़े होकर आंदोलन में जुटे हुए थे। लेकिन जेल से वापसी के बाद में उनकी जब यात्रा थी, जन संघर्ष यात्रा, उसमें भी लोगों का समर्थन था। उसके बाद आए अंता के उपचुनाव, और अंता के उपचुनाव में नरेश मीणा की हार हुई। हार होने के बाद में अब जिस तरह से वे टकराव का रास्ता अपना चुके हैं, और जहां भी वे जाते हैं, जहां भी कोई बात करते हैं, उसमें किसी ना किसी नेता को टारगेट करते हैं। और उस टारगेट करने के चक्कर में वे भूल जाते हैं कि उस नेता को टारगेट करने के चक्कर में एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह स्थिति उनके लिए आगे चलकर बहुत नुकसानदायक हो सकती है। वे अशोक गहलोत के खिलाफ बोलते हैं, वे गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बोलते हैं, वे अशोक चांदना के खिलाफ बोलते हैं, और अब उनके टारगेट पर आ गए हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। सोशल मीडिया पर नरेश मीणा का एक सार्वजनिक जगह पर दिया गया बयान सामने आ रहा है, और वे कहते हैं कि अंता से मेरी हार के लिए अशोक चांदना के अलावा टीकाराम जूली भी जिम्मेदार है। और अगर उसको उसकी औकात यही याद नहीं दिलाई, तो फिर मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगा। निश्चित है कि वे अलवर में यह बात बोल रही होंगे। और यह बात वे बोल रहे हैं, किनको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वह बात की बात है। लेकिन उनका जो बयान वायरल हो रहा है, निश्चित तौर पर वह यह है कि टीकाराम जूली को औकात याद दिलाना। टीकाराम जूली राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का ओहदा क्या होता है, यह तमाम लोग जानते हैं। इसके बावजूद जिस तरह की भाषा का उपयोग नरेश मीणा कर रहे हैं, उसे सुनने के बाद में कोई भी समझदार व्यक्ति नरेश मीणा के बयान का समर्थन नहीं करेगा। और यह बयान वे कहते हैं कि अगर उसे यहां के लोगों का याद दिला दे तो हिम्मत नहीं होती कि वह वहां जाके मेरे खिलाफ प्रचार करता। अब क्या नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने नहीं जाए? यही बात अशोक चांदना के खिलाफ भी हुई थी कि अशोक चांदना को चुनाव प्रभारी अंता का बनाया गया था। लेकिन क्या अशोक चांदना अपनी पार्टी का प्रचार करने अंता में नहीं जाते और नरेश मीणा के पक्ष में बोलते? वही बात अब वे टीकाराम जूली के लिए बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं पिछले दिनों हिंडोली में 2 बार गया था।
वे ये भी कहते हैं कि मैं 2 विधानसभा से लड़ूंगा, एक हिंडोली हो सकती है। चुनाव लड़ने में कहीं कोई बुराई नहीं है, आप राजनीतिक रूप से जिसका भी विरोध करते हैं, किसी के खिलाफ चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह कहीं नहीं होता कि आप पूरी एक कास्ट बेसिस राजनीति में जो सौहार्द बना हुआ है उसे टारगेट कर रहे हों और वह फिर आपके लिए आगे चलकर फायदे का सौदा हो। आपने देखा होगा कि नरेश मीणा सचिन पायलट के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, प्रहलाद गुंजल के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन अशोक चांदना को टारगेट करते हैं, यानी कि गुर्जर समाज में बंटवारा दिखाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की जातिगत राजनीति इन दिनों पूरे देश में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, हर क्षेत्र में चल रही है, उसमें जब कहीं अशोक चांदना चुनाव मैदान में होगा, सामने दूसरी जाति का उम्मीदवार होगा, तो क्या गुर्जर वोटर अशोक चांदना के खिलाफ वोट करने जाएगा? नहीं जाएगा, चाहे कोई भी भाषण दे। या प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहे होंगे, सामने कोई मीणा जाति का उम्मीदवार होगा, तो क्या मीणा प्रहलाद गुंजल के साथ चले जाएंगे या गुर्जर मीणा के पक्ष में आ जाएंगे? नहीं होगा। हां, अगर सिर्फ एक गुर्जर चुनाव लड़ता है या एक मीणा चुनाव लड़ता है, तब गुर्जर और मीणा साथ वोट कर सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा होता आया है। लेकिन पहले ओम बिरला के खिलाफ, फिर प्रमोद जैन भाया के खिलाफ, फिर वसुंधरा के खिलाफ, फिर प्रताप सिंह सिंघवी के खिलाफ, यानी फिर शांति धारीवाल के खिलाफ, अब अशोक चांदना के खिलाफ और अब टीकाराम जूली के खिलाफ। आखिरकार नरेश मीणा कौन सी राह पर जा रहे हैं? यही बात वह है जो उन्हें आत्मघाती बनाती जा रही है। राजनीतिक लड़ाई आपकी किसी के साथ भी हो सकती है। फिर उस पर वे ये और कहते हैं कि अगर विधानसभा में घुसने की मेरी राह चंद्रशेखर की पार्टी से होकर बनी तो मैं उस पार्टी में चला जाऊंगा, अगर मेरी राह हनुमान बेनीवाल की पार्टी से बनी तो उसमें चला जाऊंगा, अगर मेरी राह राजकुमार रोत की पार्टी में बनी तो उससे चला जाऊंगा। और साथ में यह भी कहते हैं मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि टीकाराम जूली, अशोक चांदना जैसे नेता या शांति धारीवाल जैसे नेता या प्रमोद जैन भाया जैसे नेता मुझे नहीं आने देना चाहते। तो 3-3 चुनाव आप अगर एक ही पार्टी के खिलाफ बार बार बागी के रूप में लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी है जो किसी भी नेता को प्रवेश करवाएगी? यह बात नरेश मीणा को समझनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे बार बार कहते हैं कि मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। इस बात पर आम लोगों में यह चर्चा होती है कि क्या भाजपा नरेश मीणा को भाजपा में लेने के लिए कोई ऑफर दे रही है? किसी नेता ने चर्चा की है, और की है तो नरेश मीणा को कहना चाहिए कि उनसे किसी ने चर्चा करके भाजपा में आने के लिए कहा है। और तमाम लोग जानते हैं कि ओम बिरला के खिलाफ, वसुंधरा राजे के खिलाफ या प्रताप सिंह सिंघवी के खिलाफ बोलकर नरेश मीणा ये कहे कि मैं भाजपा में नहीं आना चाहता हूं, तो क्या उनको भाजपा ले सकती है? ओम बिरला आज जिस जगह खड़े हैं भाजपा में, उनके रहते हुए नरेश मीणा को भाजपा में एंट्री दिलाई जा सकती है? यह संभव नहीं है। ऐसे में इन दिनों जो बयान उनके आ रहे हैं, वे बयान निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखा रहे हैं। सही है कि उनके पीछे युवा वर्ग की ताकत है और बहुत सारे युवा नरेश मीणा के पीछे चलते हैं, उनका समर्थन करते हैं, लेकिन सिर्फ उन समर्थन या उन समर्थकों के भरोसे में इस तरह के बयान देकर, जिस तरह वे राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत समझ रहे हैं या ये सोचते हैं कि इस तरह की राजनीति करके वे राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सोच में कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। मैंने पहले भी कहा था कि पहला चुनाव छबड़ा से लड़ा, कांग्रेस के बागी के रूप में लड़ा और उसमें कांग्रेस को चुनाव हरवाया। देवली हुनियारा का उपचुनाव लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, लेकिन उस समय चूंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार बनाए गए थे वे भाजपा से आए थे, ऐसे में कांग्रेस का भी बहुत बड़ा तबका नरेश मीणा के साथ था और ऐसे में कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पर चली गई। लेकिन फिर वही चीज अपनाते हुए वे अंता गए, लेकिन इस बार कांग्रेस अलग नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया गया था, उसमें
नरेश मीणा चुनाव फिर हारे, यानी कि एक के बाद एक तीसरा चुनाव वे हार गए। अब अगर आप लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ते रहेंगे और आपको जीत नहीं मिलेगी, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर एक बार यह ठप्पा लग गया कि ये सिर्फ वोट काटू उम्मीदवार हैं, तो फिर राजनीतिक रूप से गंभीरता नहीं रहती और लोग गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। फिर भले चुनाव आप लगातार लड़ते रहे, हर चुनाव लड़ते रहे, उससे पर्पज हल नहीं होता कि आप राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत बनकर उभरेंगे। कहा यह जाने लगा था कि मीणा समाज में, चूंकि अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का चूंकि लंबा समय हो चुका है, 50 साल की राजनीति हो चुकी है, उम्र दराज हो चुके हैं, और निश्चित है कि किसी ना किसी दिन हर व्यक्ति को एक उम्र के बाद में राजनीति से संन्यास लेना होता है, चाहे वह मजबूरी में ही ले। ऐसे में लोग सोचने लगे थे कि अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जगह नरेश मीणा आ जाएंगे। बहुत सारे लोग उन्हें छोटा किरोड़ी भी कहते हैं, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, वह चुनाव में लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीतिक लड़ाई हो जाती है, व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं रहती। और यही कारण है कि लंबा राजनीतिक जीवन वे लगातार भाजपा के साथ रहकर और एक बार भाजपा के खिलाफ जाकर पार्टी बनाकर अपने 3 विधायक जीत दिलवाकर विधानसभा में बिठाकर करते रहे। लेकिन नरेश मीणा अभी तक उस स्थिति में नहीं है कि वे चुनाव जीत सके अकेले या पार्टी बनाकर लोगों को चुनाव जितवा सके। यह सही है कि वे बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में वोट काट सकते हैं, वोट कटवा सकते हैं उम्मीदवार खड़े करके, लेकिन उसका नुकसान फायदा किसे होगा वह तो तत्कालीन परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन अब जिस तरह की राजनीति, जैसा मैंने कहा, नरेश मीणा की होती जा रही है कि वे अशोक चांदना के खिलाफ तो बयान देंगे, लेकिन प्रहलाद गुंजल के पक्ष में बोलकर यह सोचेंगे कि गुर्जर उनके साथ खड़े हो जाएंगे। सचिन पायलट के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन टीकाराम जूली के खिलाफ अलवर ग्रामीण में जाकर बयान देंगे। तो क्या एससी का वोट नरेश मीणा के साथ खड़ा होगा? वे वैश्य समाज के खिलाफ, क्योंकि चारों नेता वे कहते हैं मैं धन्ना सेठों के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो क्या वैश्य समाज के लोग इसी तरह से सुनते रहेंगे? नरेश मीणा की कहीं मदद कर पाएंगे और अपने नेताओं को बचाने के खड़े नहीं होंगे? या अन्य कोई जातियां? यह तब हो सकता है कि पूरा मीणा समाज एकजुट होकर तमाम नेताओं को छोड़कर नरेश मीणा के पक्ष में खड़ा हो जाए। तब यह समझा जा सकता है कि निश्चित तौर पर नरेश मीणा बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है और वे किसी को भी हराने जिताने का मादा रखते हैं। अब यहां एक समस्या और आने वाली है आने वाले दिनों में कि वे सचिन पायलट के पक्ष में बोलते हैं, बोले, कोई भी नेता किसी को भी पसंद हो सकता है, लेकिन क्या नरेश मीणा उस समय सचिन पायलट का समर्थन करेंगे जब वह मुरारी मीणा के पक्ष में जाकर खड़े होंगे? सामने भले ही नरेश मीणा हो, नरेश मीणा के खिलाफ ही बात करेंगे, तो क्या सचिन पायलट के प्रति नरेश मीणा सहानुभूति रखेंगे? हरीश मीणा चुनाव लड़ेंगे, सामने नरेश मीणा हो तो सचिन पायलट हरीश मीणा के लिए जाएंगे, तो क्या नरेश मीणा सचिन पायलट के प्रति सहानुभूति रखेंगे? और हाल ही देखा होगा, प्रमोद जैन भैया के पक्ष में सचिन पायलट गए थे। हो सकता है कि सचिन पायलट के बहुत सारे समर्थक नरेश मीणा के पक्ष में प्रचार कर रहे हों, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि पार्टी के साथ जो नेता है वह नरेश मीणा की सहानुभूति के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ बयान देने लग जाए। ऐसे में नरेश मीणा का जो अंतः चुनाव हारने के बाद का रवैया है, उनके जो बयान है, वे जो भाषण है, आप लगातार सुन लीजिए, तमाम भाषण सुन लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि नरेश मीणा आत्मघाती बनते जा रहे हैं। और अगर कोई आत्मघाती बन जाता है तो निश्चित है कि वे दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। और नरेश मीणा आज इस स्थिति से गुजरते दिख रहे हैं। अगर यही रवैया उनका रहा तो निश्चित मान के चलिए कि एक युवा जिसके प्रति राजस्थान में नहीं और भी जगह सहानुभूति पनपी थी, वह सहानुभूति जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक रूप से नरेश मीणा का बहुत बड़ा नुकसान उनके बयान और उनके भाषण और उनका ही राजनीतिक तरीका पहुंचा दे। और इस स्थिति से बचाने के लिए फिलहाल तो नरेश मीणा के पास में ऐसा कोई समर्थक, ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नजर नहीं आता जो उन्हें यह समझाए कि लंबी लाइन राजनीति में खींचनी है तो खुद की
मजबूती, खुद का राजनीति का तरीका यह ना सिर्फ बदलना होगा, बल्कि लोगों को यह समझाने में सफल होना होगा कि हां, मैं भी और नेताओं की तरह विधायक या सांसद बनकर उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं किसी जाति, किसी व्यक्तिगत, किसी पर्सनल किसी नेता के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ूंगा। यह बात अगर वे समझाने में विफल रहे तो 2028 की राह भी उनके लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं रहने वाली। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।